क्या अमेरिका और ईरान में फिर से जंग शुरू हो गई है? हम लोग को देखें तो ऐसा ही लगता है। पूरा खाड़ी इलाका बम धमाकों से गूंज रहा है। ईरान पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन ट्रंप के बयान सुने तो दिमाग घूम जाएगा। वो एक ही दिन में सारे मूड स्विंग्स दिखा देते हैं। सुबह कहते हैं कि इस बार ईरान पर हमला करके बात वहीं ख़त्म कर देंगे। शाम आते आते कहने लगते हैं कि इस बार जंग नहीं छिड़ेगी, उन्होंने हमला किया था इसलिए हमने भी हमला कर दिया, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। और इस पूरी फसाद के सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान जानता है कि यही पूरी दुनिया की दुखती नस है। इसे बंद कर दिया तो ट्रंप फिर से लाइन पर आ जाएंगे। तो क्या ईरान के लिए सब कुछ इतना ही आसान है? अब होने क्या वाला है? खुली जंग या बातचीत की मेज़ पर वापसी? अमेरिका क्या करेगा? नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात ईरान में 80 जगहों पर बम बरसाने के बाद 8 जुलाई को भी अमेरिका के हमले जारी रहे। अमेरिकी सेना ने बताया कि इस बार 90 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें मिसाइल और ड्रोन की स्टोरेज साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला करने की क्षमता को कमज़ोर करना है। पिछले 2 दिन के अंदर अमेरिकी हमलों में ईरान के 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें बंदर अब्बास पोर्ट शहर, सीरिक शहर, ईरान शहर, बो शहर, अबू मूसा द्वीप, ग्रेट एंड लेसर टुम्ब और चाबहार पोर्ट शामिल हैं। सबसे पहले बात चाबहार की। चाबहार ईरान का इकलौता डीप वाटर पोर्ट है जो ओमान की खाड़ी में मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते में नहीं पड़ता, यानी पूरी जंग, जहाज़ों पर हमले, तेल की किल्लत, इन सब से ये पोर्ट बिल्कुल अलग था। यही इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत भी है। जो भी जहाज़ चाबहार पोर्ट तक आते हैं उन पर हमलों का कोई डर नहीं होता। भारत ने भी इस प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है। 2024 में भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता हुआ था। इसके तहत भारत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास और संचालन पर करीब 1014 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। असल में चाबहार भारत को अफगानिस्तान और मिडिल एशिया तक पहुंच का ऐसा रास्ता देता है जिसमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे मिडिल एशिया तक सामान पहुंचाने में कम समय भी लगता है। रूस के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के जरिए व्यापार और सस्ता हो जाता है और भारत को इस पूरे क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन जंग शुरू होने के बाद अब पहली बार अमेरिका ने चाबहार पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो अटैक के बाद से इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। अब दूसरे सबसे अहम जगह की बात करते हैं जहां अमेरिका ने हमला किया। उसका नाम है अबू मूसा। ये फारस की खाड़ी का एक छोटा सा द्वीप है। छोटा है लेकिन बहुत अहम है। ये ईरान के तट से करीब 70 किलोमीटर और UAE के शारजाह शहर से लगभग 59 किलोमीटर दूर है। इस समय इस द्वीप पर ईरान का कंट्रोल है, लेकिन UAE भी इस पर अपना दावा ठोकता रहता है। 1971 में जब UAE का गठन होने वाला था, उससे ठीक पहले ईरानी सेना ने अबू मूसा पर कब्जा कर लिया था। शुरुआत में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि वो मिलकर इस द्वीप को संचालित करेंगे, चलाएंगे, इसका कामकाज देखेंगे। लेकिन 1992 में ईरान ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। UAE आज भी इस कब्जे का विरोध करता है। वो चाहता है कि इस विवाद का समाधान बातचीत या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जरिए निकाला जाए। अबू मूसा के पीछे पूरी लड़ाई की जड़ है इसकी लोकेशन। ये हॉर्मुज़ के मुहाने पर मौजूद है। दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अबू मूसा और उसके पास मौजूद ग्रेटर टुम और लेसर टुम द्वीपों के बीच से गहरे समुद्री जहाज़ों का मेन रास्ता गुजरता है। यानी अगर समुद्री जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला रास्ता चुनना होगा तो उन्हें इन द्वीपों के पास से ही जाना पड़ेगा। यही और कोई रास्ता नहीं है वहाँ। यानी जिन देशों का इन द्वीपों पर कंट्रोल होगा वो इस पूरे समुद्री रास्ते पर नज़र रख सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, निगरानी कर सकता है। यही वजह है कि अबू मूसा को फारस की खाड़ी के सबसे अहम द्वीपों में गिना जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि द्वीप के आसपास तेल और गैस का बड़ा भंडार है। खैर, हम अपनी खबर पर लौटते हैं। ईरान के पोर्ट शहरों और द्वीपों पर हमला करने के अलावा अमेरिका ने मशहद शहर जाने वाले रास्तों के एक पुल को भी निशाना बनाया।
ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने गोलिस्तान प्रांत के अकटेकेह खान रेलवे ब्रिज पर भी 7 मिसाइलें दागी। इनमें से 2 रेलवे ट्रैक पर फटी। इन हमलों की वजह से ईरान से मशहद तक रेल लाइन बंद कर दी गई है। मशहद वही शहर है जहां आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को दफनाया गया है। ईरान पर हमला करने के बाद ट्रंप का बयान भी आया। कहा कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो अमेरिका बहुत जल्दी जीत जाएगा। ईरान के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है और इसलिए वो डील करने के लिए उत्सुक है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उन्हें फोन करके समझौता करने की बात कही है, लेकिन अब उन पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने उन पर जबरदस्त हमला किया, 20 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब अगर वे एक हमला करेंगे तो हम 20 हमले करेंगे। हमने कल रात यही किया। उन्होंने आज भी थोड़ी कार्रवाई की, लेकिन वो सिर्फ कल रात हमारे हमले का जवाब था। जवाब ईरान की तरफ से भी आया। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। अब अमेरिका को अपनी धमकियों और वादा खिलाफी की कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अमेरिकी दबाव से नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही खुलेगा। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर बमबारी की। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन, जहां अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्यालय है, वहां बार बार एयर रेड सायरन बजते रहे। बहरीन के जुफैर और शेख ईसा सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए। वहीं कुवैत ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने अरीफा जान और अली अल सलिम एयरबेस पर आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। इसके अलावा जॉर्डन ने भी ईरान की 8 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। अब इन सब वार और पलटवार से तो ऐसा ही लगता है जैसे अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है, लेकिन ट्रंप इस पर भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, जल्द ही रुक जाएंगे और इस बार तेल के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। यानी एक तरफ तो वो हमलों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। तो फिर ट्रंप आखिर चाहते क्या है? जानकारों का कहना है कि ट्रंप इस बार फिर से जंग छेड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन वो ईरान के सामने कमजोर भी नहीं दिखना चाहते। जानकारों की माने तो ट्रंप की कोशिश है कि वो सैन्य दबाव और हमलों के जरिए ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दें। ट्रंप का सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ऐसा समझौता करना है जिससे तेहरान बड़ी रियायतें दे दे। ट्रंप के लिए इस वक्त इकलौता बेनिफिट ये है कि MOU साइन होने के बाद से तेल के दाम नीचे आ चुके हैं, इसलिए फिलहाल उन पर घरेलू दबाव कम है। लेकिन 7 और 8 जुलाई को ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमत में 7% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा 23 जून को जारी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक इस वक्त ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% पर आ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए नवंबर में होने वाले मिड चुनाव जीतना और अमेरिकी कांग्रेस पर कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। तो अब ट्रंप बिना जंग छेड़े ईरान को कैसे मनाएंगे? उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? एक्सपर्ट से सुनिए। पहली चीज तो ये है कि जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बोले तो ज्यादा बेटर है, और यह मेमोरेंडम ऑफ वायलेशंस। तो इस जो भी MOU साइन हुआ, जिसमें क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो ये इलीगल वॉर शुरू किया फर्स्ट प्लेस में, थोड़े दिन के अंदर उनको लग गया कि ये वॉर जीत नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि ऑफ रैम्प चाहिए। फिर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया, लेकिन थ्रेटनिंग टोन जारी रखी, जहां जहां अटैक करना है वो किया उन्होंने। उसके बाद में तो फाइनली जब MOU साइन हो गया दोबारा से, तो ईरानियंस भी कम नहीं है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, और तीसरा हिस्सेदार बैठा है इजराइल। और ये तीनों जब तक मैड सिंड्रोम बोलते हैं इसको, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम, तो जब तक ये इससे सफर करते रहेंगे, ये इस तरह की हरकतें होती रहेंगी, और ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है एक्चुअली। लेकिन ये कि इस बार जो है ईरान की समस्या क्या है, देखिए शुरुआत तो हुई थी न्यूक्लियर से, और अटकनी बात आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। तो आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका के लिए है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खोला जाए, और ईरान कहता है कि मेरे कंट्रोल में हमेशा से रहा है ये, और अब भी रहेगा, और उसका क्या वो रीजन रहेगा। तो इन्होंने ओमान के थ्रू एक नया रास्ता निकाला जो ईरान की बात को अंडरमाइन करता है, तो ईरान उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए उन्होंने जो शिप दूसरे रास्ते को ले रहे थे उनके ऊपर अटैक किया, और अमेरिका ने उनके ठिकानों पर अटैक किया। तो आज ये टिट फॉर टैट वाली जो पहले भी हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले भी हुआ था, वही दोबारा से शुरू हो गया है।
तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल भी बोला होगा, जैसे आपने सुना होगा कि जब अंकारा में बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि अमेरिका की ये इस वक्त ना इच्छा है ना पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह से वॉर को दोबारा से बढ़ाया जाए पूरी तरह से। तो थोड़े दिन ये इसी तरह से चलता रहेगा। ये जिस तरह की है, बड़ा इररिस्पॉन्सिबल सबकी तरफ से है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ईरानियन ये सोच रहे हैं कि हमें तो जो नुकसान होना है तो होगा ही होगा, लेकिन हम अगर डूबेंगे तो तुम्हें भी डूबेंगे। उनका ये हिसाब किताब है। और अमेरिका को जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सारे ठिकानों पर ईरान ने काफी हमले किए हैं। और सबसे पहला जो आर्टिकल था उस एमओयू का, वो है लेबनान में शांति। तो लेबनान में शांति आज तक नहीं हुई है, तो फर्स्ट आर्टिकल ही वायलेट हो रहा है। तो उसी के चलते ईरानियन को एक मौका मिल रहा है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है और आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये नहीं लगता है कि फिर से एक फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति आ सकती है। ईरान की तरफ भी सब कुछ बढ़िया नहीं है। जंग से पहले ही उसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी। फिर अमेरिका के हमलों और नेवल ब्लॉकेड के बाद उसकी तेल से होने वाली कमाई और सैन्य क्षमता को भी भारी नुकसान हुआ है। अब उस पर एक और दबाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरानी तेल बेचने की छूट वापस ले ली है। यही वो छूट थी जिसे अंतरिम समझौते के तहत ईरान की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद युद्ध के दौरान ईरान ने दिखा दिया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई को रोकने की क्षमता रखता है। अब ईरान चाहता है कि भविष्य में हॉर्मुज़ के संचालन और निगरानी में उसकी भूमिका हो। यहाँ तक कि वो वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फीस या टोल लेने की बात भी कर रहा है। लेकिन ट्रंप और खाड़ी देशों का कहना है कि हॉर्मुज़ में पहले की तरह सभी जहाज़ों को बिना किसी रुकावट सुरक्षित आवाजाही की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। ईरान का मानना है कि अगर वो हॉर्मुज़ के मुद्दे से पीछे हट गया तो ट्रंप यहीं नहीं रुकेंगे। वो ईरान की परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम पर भी सख्त शर्तें थोपना शुरू कर देंगे। ईरान का साफ कहना है कि ऐसे पीछे हटना आत्मसमर्पण जैसा होगा और ये वो स्वीकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि फिलहाल ईरान के लिए हॉर्मुज़ का मुद्दा परमाणु कार्यक्रम से भी ज़्यादा अहम बन गया है। तो ऐसे में अगर जंग फिर से छिड़ी तो ईरान का रुख क्या होगा? क्या वो वापस से हॉर्मुज़ बंद कर देगा? जानकारों से समझते हैं। ईरान की जो स्थिति इस वक्त वो ये है कि मान लीजिए, मेरा मानना ये है कि अगर अमेरिका ने ये वॉर ना शुरू किया होता तो हो सकता है कि जो ये रजीम है उसके खिलाफत जो हो रही थी वो और ज़्यादा बढ़ती और उसको खुद या तो रिफॉर्म करना पड़ता या हटना पड़ता। लेकिन इस लड़ाई से पूरा एक दोबारा से ईरान के अंदर एक सॉलिडारिटी आ गई। वो एक सिविलाइजेशनल कंट्री की रेजिलियंस होती है। उनको कहा कि हमारा देश को पहले बचाएं, बाद में देखेंगे। आपने देखा कि लाखों 20-25 मिलियन कितने लोग वहां पर उनके फ्यूनरल में हैं, और वहीं पे नहीं, आज नजफ इराक में भी देखा आपने, जहां पर हुआ मशाद में आज उनका अंतिम संस्कार है। तो इस सबसे एक यूनिफाइंग फैक्टर हो गया। तो ईरान कह रहा है कि हम तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि जो मोजाइक डिफेंस स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, जो डाइवर्सिफाइड है। सारे अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर दिया उन्होंने। और आज की डेट में मुझे लगता है कि वहाँ की जो लीडरशिप है उनके बीच में भी बड़ा परेशानी है। कुछ लोग चाहते हैं कि एक तरह से बातचीत चलती रहे, ठीक होता रहे। दूसरे IRGC और जो कंजर्वेटिव्स हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि जब तक हम अपना पक्ष नहीं दिखाएंगे, अपनी पावर को नहीं दिखाएंगे, तब तक अमेरिका मानेगा नहीं। तीसरी चीज़, इनके बीच में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी जो समस्या मैं समझता हूँ वो जो है गल्फ कंट्रीज के ऊपर में, अपने नेबर्स के ऊपर जो अटैक कर रहा है, उससे और भी ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि वो ये सोचते हैं कि भाई ये अमेरिकन बेसिस हैं यहाँ पर, या अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, तो हमारे लिए तो दुश्मन ही होता है, चाहे वो कहीं पे भी छुपा हो। तो उनका ये सोचना है। तो ईरान की भी हालत काफ़ी ख़राब है। इसमें ये नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी की हालत ख़राब है। अभी तक अमेरिका ने उनको ऑयल अपना एक्सपोर्ट करने के लिए सैंक्शन हटा ली थी, लेकिन कल परसों फिर वो लगा दी गई सैंक्शन दोबारा से। तो देखिए, समस्या तो ईरान के पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शंस उनके पास लड़ने के अलावा और कुछ है नहीं, कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो। नहीं तो ये है कि वो सरेंडर करने वालों में से तो है नहीं। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ उन्होंने एनुअल लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। समिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। डिफेंस, एनर्जी, स्पेस से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स में एग्रीमेंट्स की घोषणा की गई।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच यूरेनियम सप्लाई पर फाइनल समझौता हो गया है। ये केवल एक समझौता भर नहीं है, बल्कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो सालों के संघर्ष के बाद आई है। 1974 और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए गए थे। सालों तक उसे अहम तकनीकों से दूर रखा गया। उसी भारत को आज दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। जो खुद पहले इससे इनकार करता आया है वो अब यूरेनियम देने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत के लिए ये डील इतनी अहम क्यों है। भारत के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी। अभी वो एनर्जी के लिए तेल और कोयले जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेज पर ही निर्भर करता है, लेकिन ये कितना नाजुक और कमज़ोर है ये हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रहे पूरे संकट को देख के हमें समझ में आ गया है। साथ ही भारत क्लीन एनर्जी और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ भी बढ़ना चाहता है। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है न्यूक्लियर एनर्जी, जो क्लीन भी है और एफिशिएंट भी। वर्तमान में भारत न्यूक्लियर से लगभग 8 गीगावाट बिजली बनाता है, जो उसकी कुल ज़रूरत का मात्र 3% है। भारत इसे बढ़ाना चाहता है। 2047 तक सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने का टारगेट रखा है, लेकिन इस टारगेट में सबसे बड़ी समस्या है यूरेनियम की सप्लाई। भारत वर्तमान में कजाकिस्तान, रूस, कनाडा और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से यूरेनियम खरीद रहा है। इसमें रूस और कजाकिस्तान पर निर्भरता सबसे ज़्यादा रही है, लेकिन हाल के सालों में कजाकिस्तान में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है और रूस में यूक्रेन जंग की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में भारत को यूरेनियम के लिए एक रिलायबल सप्लाई पार्टनर की ज़रूरत है। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में हुई यूरेनियम डील से उम्मीद है कि भविष्य में भारत को यूरेनियम सप्लाई का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। उसकी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत रहेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये डील हासिल करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सालों का संघर्ष लगा है। जब भारत ने 1998 में सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए तो अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। सालों तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भारत को दूर रखा गया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि भारत ने कभी भी NPT यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया। अब ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य है न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ने से रोकना और न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। अब इस संधि के साथ दिक्कत ये है कि ये केवल उन देशों को न्यूक्लियर पावर के रूप में मान्यता देती है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। NPT के तहत केवल ये देश ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। यानी अगर भारत इस ट्रीटी में शामिल हुआ तो उसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने होंगे, छोड़ने होंगे, जिसे भारत कभी नहीं स्वीकार करेगा। इसके बावजूद भारत को बड़ी सफलता मिली 2008 में, जब अमेरिका ने उसके साथ सिविल न्यूक्लियर डील की। इस डील के तहत अमेरिका ने बिना NPT साइन किए ही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इसके बाद भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से यूरेनियम खरीदने की छूट मिल गई। इससे पहले केवल NPT में शामिल देशों को ही यूरेनियम सप्लाई किया जाता था। इस छूट के बाद ही भारत को रूस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम मिल पाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी भारत को यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी पॉलिसी थी कि वो केवल NPT साइन करने वाले देशों को ही यूरेनियम देगा। लेकिन 2010 और 11 आते आते ऑस्ट्रेलिया में बहस होने लगी कि भारत, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एक जिम्मेदार देश के तौर पर रहा है, उससे यूरेनियम क्यों नहीं दिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के रुख में पहली बार बदलाव तब आया जब 2011 में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने खुलकर भारत का पक्ष लिया। कहा कि दुनिया बदल रही है और भारत के प्रति अड़े रहने से ऑस्ट्रेलिया के लिए नो पेन नो गेन वाली स्थिति बन जाएगी। उन्होंने दिसंबर 2011 में सत्ताधारी लेबर पार्टी के सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि भारत पर लगा यूरेनियम बैन हटा लिया जाए। भारी बहस और विरोध के बाद ये प्रस्ताव 2006 बनाम 185 वोटों से पास हो गया। इससे ऑस्ट्रेलिया में भारत को यूरेनियम बेचे जाने वाला रास्ता खुल गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हुई। 5 राउंड की बातचीत के बाद आखिरकार 5 दिसंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई PM टोनी एबॉट की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो गया। समझौता 2015 में लागू हुआ। हालांकि समझौता होने के बाद भी यूरेनियम की सप्लाई शुरू करने के लिए अंतिम व्यवस्था बनाने में 12 साल लग गए। इस बीच 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने
टेस्ट शिपमेंट के तौर पर पहली बार भारत को यूरेनियम भेजा था। अब 9 जुलाई को फाइनली दोनों देशों के बीच यूरेनियम को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट साइन हो गया है, यानी ये तय हो गया है कि यूरेनियम की सप्लाई किस तरह से की जाएगी। हालांकि अभी ये डिटेल नहीं दी गई है कि कितना यूरेनियम बेचा जाएगा और सप्लाई कब से शुरू होगी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।